हेलो क्लास 12th, वेलकम इन ए स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 1 है रिलेशन एंड फंक्शंस, इसका इंट्रोडक्शन। और जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो हम नई वाली जो बुक आपकी आई है या फिर जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। और एक बात और बता दूं कि रिलेशंस एंड फंक्शंस को आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो तो इनका बेसिक आपको पता होगा। और यहाँ पर इस वीडियो में हम अभी फंक्शन की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे सिर्फ रिलेशंस की। ठीक है, क्या क्या सीखना है हमें क्लास 12th में रिलेशन के बारे में, कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होती है, सिमेट्रिक कब होती है, ट्रांजिटिव कब होती है, यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन किसे कहते हैं, ठीक है ना, या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमें रिलेशंस के बारे में पढ़नी है। हालांकि क्लास 11th में आपने ये चीज़ अच्छे से पढ़ी हुई है, तो अगर आपको बिल्कुल डिटेल में वीडियो देखनी है तो आप क्लास 11th वाली वीडियो देख लेना कि रिलेशन क्या होती है, जिसको कन्फ्यूजन है इसमें। ठीक है, हालांकि हल्का सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ कि रिलेशन क्या होती है, फिर जो टॉपिक हमें पढ़ने वो मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, हल्का सा ऊपर से ओवरव्यू दूंगा मैं आपको, देखो। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए। जो रिलेशन होती है वो असलियत में एक सबसेट होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। ठीक है, अगर जो रिलेशन है वो ए टू बी डिफाइंड है। ठीक है, मान लो कोई रिलेशन है जो ए टू बी डिफाइंड है, तो इसका मतलब है वो रिलेशन एक सबसेट है ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि रिलेशन सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वो अगर आपको समझना है तो मैं हल्का सा समझा देता हूँ। देखो यार, अभी इसको आप ऐसे एग्जांपल समझो कि अपने पास दो सेट हैं, सेट ए और बी। ठीक है, मैं हल्का सा ओवरव्यू दे दूँ, फिर अभी 12th वाले टॉपिक पे आते हैं, ये हल्का सा 11th का। ठीक है, मान लो जो सेट ए है उसमें एलिमेंट आते हैं 1, 2 और जो सेट बी है उसमें एलिमेंट आते हैं 1, 3। ठीक है, अब रिलेशन में हम क्या करते हैं, रिलेशन क्या होती है, रिलेशन में हम बताते हैं असलियत में कि अगर रिलेशन ए टू बी डिफाइंड है तो सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से किस तरह से रिलेटेड है। अब सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कई तरह से रिलेटेड हो सकता है, अलग अलग तरह से रिलेटेड हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि हमने क्या कंडीशन रखी है। हम यहाँ पर रिलेशन की डेफिनेशन में कोई कंडीशन रखते हैं कि भाई इस तरह से सेट ए और सेट बी के एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, वही कंडीशन रिलेशन का एकदम बेस होती है कि इसी के हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे रिलेशन क्या होगी। और हम यहाँ पे कुछ भी कंडीशन लगा दें, हमेशा जो रिलेशन आएगी वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या आएगा, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट आएगा। जैसे समझो कि मैंने यहाँ पे बोला कि भाई जो अपनी रिलेशन होगी, ठीक है, वो कुछ इस तरह से आएगी, ए कोमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट क्यों होता है। ठीक है, या फिर कभी कभी इक्वल भी हो सकता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले यहाँ से समझो कि मैंने क्या बोला, रिलेशन में हम क्या बता रहे हैं कि सेट ए और सेट बी के एलिमेंट किस तरह से रिलेटेड है। हम यहाँ पे कोई कंडीशन लगाते हैं, जैसे देखो ये है अपनी मेन कंडीशन, ये अपनी क्या है, कंडीशन है। अब इसी कंडीशन के हिसाब से हम यहाँ पे एलिमेंट चुनेंगे जो रिलेशन के अंदर आएंगे। ठीक है, जैसे देखो यार, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पहला एलिमेंट ए होना चाहिए, दूसरा बी होना चाहिए, लेकिन ए और बी मैं तभी सेलेक्ट कर सकता हूं जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कंडीशन क्या है, ए और बी बराबर होने चाहिए, और ए कहां से लेना है, सेट ए से, बी कहां से लेना है, सेट बी से। चलो यहाँ पे आपके पास ये चीजें हैं, आप बताओ, एक एलिमेंट ए से सिलेक्ट करो, एक एलिमेंट बी से, दोनों बराबर होने चाहिए। लेकिन जो पहले सेलेक्ट करोगे वो पहले लिखना है, जो बाद में यानी बी सेलेक्ट करोगे वो बाद में लिखना है। तो जैसे मैंने यहाँ से एक सेलेक्ट किया तो यहाँ पे एक है, सेट ए से मैंने एक सेलेक्ट किया, सेट बी से मैंने एक सेलेक्ट किया। ठीक है, तो क्या एक और एक बराबर है, बिल्कुल। देखो ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। ये वाला एलिमेंट कहां से आया है, सेट ए से, ये वाला एलिमेंट कहां से आया है, सेट बी से। क्या और कुछ आ सकता है इसके अंदर, नहीं, और कुछ नहीं आएगा। देख लो, चाहे अगर मैं 1, 3 सेलेक्ट करूंगा तो 1 और 3 बराबर नहीं होते, ए और बी बराबर होने चाहिए। अगर मैं 2, 1 सेलेक्ट करूंगा वो भी बराबर नहीं होते, 2, 3 सेलेक्ट करूंगा वही बराबर नहीं, तो इतना ही आएगा। ठीक है, अगर देखो ये तो रिलेशन हो गई, अगर मैं यहीं पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता, ठीक है, वो क्या आता समझ लो, तभी आपको समझ में आएगा क्यों बोलते हैं हम सबसेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो हल्का सा बता देता हूँ। अगर मैं ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ
तो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है वो सारे एलिमेंट का ऑर्डर पेयर जहां पे पहला एलिमेंट ए से आए दूसरा एलिमेंट बी से आए। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास यहाँ पर सेट ए है, यहाँ पे सेट बी है, ये मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये सब हम 11th में पढ़ चुके हैं, अपना मेन टॉपिक कुछ और है, हल्का सा बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है। अब मान लो ए के पास क्या था 1,2, बी के पास क्या था 1,3। तो अगर मैं ए क्रॉस बी, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी की, तो इसका मतलब क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर मैं सिंपल लिखूं तो इसका मतलब होता है ए कोमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। मतलब उन सभी एलिमेंट्स का एक ऑर्डर पेयर ले लो जहां पे पहला सेट ए से आए दूसरा सेट बी से आए। तो अब बताओ क्या क्या जोड़ा बना सकते हो, एक का एक से बना दिया, पहला इससे दूसरा इससे, या फिर एक के साथ आप 3 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, पहला वाला ए से दूसरा वाला बी से, या फिर 2 के साथ 1 लिखो, 2 के साथ 3 लिखो, 2 के साथ 1 2 के साथ 3, यही तो बना सकते हो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब देखो आपने जो रिलेशन निकाली थी उसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं पक्की बात है कि वो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 1 आ रहा है, 1 1 इसमें भी है, तो जो भी एलिमेंट इस रिलेशन को बिलोंग करता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी बिलोंग करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट क्या होगी, रिलेशन। यही तो होता है सबसेट का डेफिनेशन। अब देखो यहीं पे अगर मैं कंडीशन बदल दूं, ठीक है, कंडीशन में क्या बदल दूं कि भाई जो ए है वो छोटा होना चाहिए बी से, तो अपने रिलेशन में चीजें बदल जाएंगी, लेकिन रहेगा तब भी इसका सबसेट ही। आप कुछ भी कंडीशन लगा लो, रिलेशन में कुछ भी आएगा वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होगा। मैक्स टू मैक्स हो सकता है एक ही रिलेशन में वो सारी चीजें आ जाएं जो इसके पास है, मतलब तब दोनों बराबर भी हो सकते हैं। मैक्स टू मैक्स इतना हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि इसके पास फालतू एलिमेंट आ जाए इससे। इसीलिए हम बोलते हैं रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ दिस, या फिर मैक्स टू मैक्स इक्वल टू। ठीक है। जैसे अब यहां पे अगर देखो तो ए बी से छोटा होना चाहिए, कंडीशन क्या है, ए पहले सेट से आ रहा है, बी दूसरे सेट से आ रहा है। जैसे 1 लिखूं तो 1 3 से छोटा है, तो 1,3 मैं लिख सकता हूं। अच्छा 1,1 नहीं लिख सकता क्योंकि 1 1 बराबर थे, छोटा नहीं होता। अच्छा 1 3 हो गया। अच्छा 2 1 नहीं लिख सकता क्योंकि 2 बड़ा हो जाएगा, 2 3 लिख सकता हूं, 2 3 लिख सकता हूं। कंडीशन क्या है, जो ए है पहला एलिमेंट ए बोल रहे हैं, दूसरा बी, ए इज लेस देन बी, 1 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3। ठीक है। तो अभी भी आप देख लो, अब फिर से अपने पास जो भी रिलेशन आई क्या वो पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिल रही है, बिल्कुल। 1,3 ये रहा, 2,3 ये रहा, तो इसके सारे एलिमेंट इसके पास हैं, तो मतलब ये इसका सबसेट ही तो हुआ। ठीक है। तो मतलब ये था हमारा रिलेशन पढ़ने का क्लास 11th में क्या होता है, मैं हल्का सा आपको बता दिया। अब क्लास 12th की बारी। ठीक है। क्लास 12th ज़्यादा हार्ड नहीं है कुछ, मतलब हार्ड तो है ही नहीं, खैर ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत आसान है, आप डिटेल में समझो, समझ में आ जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इस टॉपिक में हमें दिक्कत रह गई या ज़्यादा रह गई। ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहली बात क्या बोला गया ऊपर, जो ये ऊपर लाइन लिखी है ना, इसका भी एक अपना मतलब है। यहाँ बोला गया है रिलेशन आर इन सेट ए। क्या मतलब है, देखो यहाँ पर जो ये चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर इसकी इसमें जो वर्ड है ना इन, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस है क्या, जब भी कोई रिलेशन इन सेट ए लिखा जाए या इन सेट बी, कोई एक ही सेट नजर आए आपको, तो आपको समझ जाना है कि रिलेशन इसी सेट से इसी सेट में गई है, मतलब सेट ए टू ए ही गई है। जैसे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें आपको 2 सेट नजर आ रहे थे, सेट ए और सेट बी, रिलेशन ए टू बी जा रही थी, लेकिन जो अपना ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे क्लास 12th में उसमें आपको एक ही सेट नजर आएगा, वहाँ लिखा होगा इन उसके पहले। तो इन सेट ए होने का मतलब है कि भैया ए की जगह भी ए लिखो, बी की जगह भी ए लिखो, यानी रिलेशन ए टू बी नहीं जा रही है, वो ए टू ए ही जा रही है। तो जब भी फिर से जब भी इन सेट ए आ जाए तो आप ये मान के चलना रिलेशन उसी सेट से उसी सेट में गई है। जैसे इन सेट पी बोले तो पी टू पी गई है, इन सेट क्यू बोले तो क्यू टू क्यू गई है, इन सेट ए बोले तो ए टू ए गई है। ये पहली बात नोट कर लेना अच्छे से, ठीक, नहीं तो कंफ्यूज होता रहोगे कि रिलेशन में तो यहाँ पे ए टू बी 2 सेट होते हैं, यहाँ पे तो एक ही दिख रहा है, कहाँ से कहाँ गई है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, तो इस बात को अच्छे से नोट करना। चलो अब शुरू करते हैं। रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं, सिमेट्रिक किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव किसे कहते हैं। ठीक है, पूरी 12th मैथ्स में आपको पढ़ाऊंगा और पूरी 12th की मैथ्स आपको ईजी लगेगी। ठीक है, बस आपको यहाँ पे ये चीज़ें देखते चलनी है। ठीक है, बहुत आसान है, 12th की मैथ्स आराम से हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर देखो पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं।
रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन एक बार मैं रीड करूं, फिर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन करते हुए आपको क्या ध्यान रखना है। देखो कोई भी रिलेशन जो इन सेट ए है वो रिफ्लेक्सिव होगी अगर ए कोमा ए रिलेशन के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। कब? जब ए सेट ए के अंदर है। ठीक, शुरुआत कैसे करोगे जब आप ये क्वेश्चन कर रहे होगे, ध्यान रखना, फिर से आपको बता रहा हूं मैं कि सोचने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले आप इसको नहीं देखो, सबसे पहले आप देखो कि सेट ए के पास एलिमेंट हैं कौन कौन से। कोई भी एलिमेंट अगर सेट ए में है तो उसका डबलेट होना चाहिए रिलेशन में। फिर से ध्यान देने वाली बात क्या है कि एलिमेंट जो है वो कहां से ढूंढ रहे हैं? ए से, लेकिन इसका डबलेट यानी ए कोमा ए कहां पे ढूंढ रहे हैं? रिलेशन में। समझ में आ गई बात? फिर से, एलिमेंट कहां पे ढूंढ रहे हैं? सेट ए में, उसका डबलेट ए कोमा ए कहां ढूंढ रहे हैं? रिलेशन के अंदर। ठीक है, तो यहां पे आपको सीधी सी बात याद रखनी है, जो भी एलिमेंट ए में है वो यहाँ पे मौजूद होना चाहिए डबलेट में अपने। जैसे समझ लो अगर सेट ए के अंदर 1 आता, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल सेट ए के अंदर अगर 1 आता तो 1,1 किसके अंदर होना चाहिए? रिलेशन में। अगर सेट ए के अंदर 2 आ गया, यानी ए के पास एक एलिमेंट है 2, तो यहाँ पे 2,2 भी होना चाहिए रिलेशन में। जितने एलिमेंट होंगे ए के पास सबके लिए, एवरी एलिमेंट के लिए उसका डबलेट होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लिखा है फॉर एवरी। और फॉर एवरी या फॉर ऑल के लिए हम एक निशान यूज करेंगे कुछ इस तरह से, इसको हम रीड करते हैं फॉर ऑल, फॉर ईच। ठीक है, इसको हम रीड करते हैं फॉर ऑल। ठीक, तो ये निशान हम बार बार यूज करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, टेंशन मत लो, कुछ रह गया है तो अभी क्वेश्चन जो कराऊंगा ना उससे क्लियर हो जाएंगी। पहले इन दोनों को हल्का हल्का और बता दूं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के बारे में हल्का सा पता लगा, अभी आते हैं सिमेट्रिक। देखो जब आप पहली बार कोई चीज़ पढ़ते हो तो ज़्यादातर होता है कि पहली बार में कोई चीज़ 100% समझ में नहीं आएगी, सबके साथ होता है ये। तो एकदम से मत सोचो कि इसमें तो शायद कुछ रह गया, थोड़ा तसल्ली रखो। अभी हमने ये पढ़ा है, फिर हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा ना एग्जाम्पल के साथ। चलो यहाँ पे आ जाओ। सिमेट्रिक कोरिलेशन कब होगी? कंडीशन यही है कि A2A डिफाइंड है। अगर A1, A2 रिलेशन में है तो ये इंप्लाई करना चाहिए, इंप्लाई के लिए, दिस इंप्लाई के लिए हम ये निशान यूज करते हैं कि भाई A2 A1 भी रिलेशन में है। समझ में आ गई बात? मतलब उल्टा भी उसका होना चाहिए, A1 पहले A2 बाद में, इसको उलट दो, A2 पहले A1 बाद में। A1 A2 है तो ये इंप्लाई करना चाहिए A2 A1 है। कब? जब A1 A2 जो भी है ये A के ही एलिमेंट है, इतना याद रखना। ठीक है, ये नहीं कि किसी और देश से उठा के ले आओ। ठीक है, वो यहीं का होना चाहिए, A का ही। ठीक, क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ अगर 3,4 रिलेशन में है तो इसका उल्टा यानी कि 4,3 भी रिलेशन में होना चाहिए। 5,3 है, 3,5 होना चाहिए। 6,2 है, 2,6 होना चाहिए। इस तरह से अगर ऐसे सारे मौजूद हैं तब हम बोलेंगे कि भैया जो रिलेशन थी वो सिमेट्रिक थी। ठीक है, इस क्वेश्चन में शुरुआत कैसे करोगे? आप ये मान के चलोगे कि ये वाली चीज कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में नजर आनी चाहिए। याद रखना, फिर से मेरी बातों को जरा ध्यान सुनना, ये वाली चीज कहीं ना कहीं क्वेश्चन में नजर आनी चाहिए और ये वाली चीज आपको सर्च करनी है कि होगा ऐसा। ये वाली चीज कहीं ना कहीं से सर्च करो, प्रूफ करो, कुछ भी करो, लेके आनी है। कब? जब ये मौजूद है क्वेश्चन में। यानी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादातर हमारा तरीका क्या रहेगा, हम ये मान के चलेंगे कि लेट अगर ये चीज है तब हमें ये लेके आनी है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो याद रखना कि हमें लेके जो आना होता है या सर्च जो करना होता है वो इसके लिए करना होता है, अगर ये मौजूद है तो। अभी हो सकता है ये बातें आपको उतनी इंपॉर्टेंट ना लग रही हो, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे ना तब आपको यही लाइन ऐसा लगेगा कि यार इससे सवाल आसान हो गया। मैं जब कराऊंगा तो आपको याद दिलाऊंगा। ठीक है, चलो अगला वाला क्या है? तीसरा, ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव का क्या मतलब होता है भाई? याद रहे आपको कि अगर A1 A2 रिलेशन में है, A2 A3 भी रिलेशन में है, तब अगर ये इंप्लाई कर दे कि A1 A3 भी है तो हम बोलेंगे कि ट्रांजिटिव थी। फिर से कहानी में वही है कि A1 A2 A3 जो एलिमेंट आप देख रहे हो ये किसी पड़ोसी देश से नहीं आएंगे, ये सेट A के ही एलिमेंट है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? देखो जरा ध्यान से देखो, इसमें खास बात क्या छुपी हुई है? इसमें खास बात ये छुपी हुई है कि फिर से क्वेश्चन में आपको ये वाली चीज कहीं ना कहीं दिखनी चाहिए।
जब आपको क्वेश्चन में ये नजर आए तभी आपको ये ढूंढना है, अगर ये नजर ही ना आए तो तब भी ट्रांजिटिव बोल देना। इस पे एक क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बताऊंगा, उसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। फिलहाल यहाँ पे पहचानेंगे कैसे, ये देखो खास बात ये है कि यहाँ पर पहले ब्रैकेट में देखो कोमा के बाद है A2, दूसरे ब्रैकेट में देखो कोमा के बाद है, कोमा के पहले है A2, यानी कि यहाँ पर भी A2, यहाँ पर भी A2। अच्छा ये A2 ऐसे नहीं है, वो थोड़ा मिस प्रिंट है, ये 2 पाँव में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो दोनों में A2 होना चाहिए, इसका एंड में इसके शुरू में। अगर ऐसा है तो इसके शुरुआत का और इसके बाद वाला क्या बचेगा, A1 A3। देखो यहाँ पे बच रहा है A1, यहाँ पे बच रहा है A3। ये चीज़ हमें ढूंढनी होती है। कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब हुआ, अगर मैं फिर से एक एग्जांपल दूं क्वेश्चन शुरू करने से पहले, कि जैसे अगर यहाँ 3,4 है रिलेशन में, तो अगले ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ 4 पे खत्म हुआ ये, तो अगला ब्रैकेट 4 से शुरू होना चाहिए एलिमेंट का जो भी है। अगर ऐसा है तो ये इंप्लाई करना चाहिए, यहाँ पे जो कॉमन है वो हटा दो, ठीक है, ये 4 है, ठीक है, यहाँ भी 4 वहाँ भी 4, ये चीज़ कॉमन हो गई, हटा दो, क्या बच गया 3, वहाँ क्या बच गया 3, तो 3,3 भी होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं यार, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अगर एक बार आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना, ठीक है, आपको ये पूरा चैप्टर इजी लगेगा। जहाँ तक रिलेशंस की बात है, फंक्शन जब आएगा तो उसको भी देख लेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल 4। अच्छा मैंने एग्जाम्पल 4 ही पहले क्यों चुना, इसके बाद हम एग्जाम्पल 1 भी करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 4 सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे पहले इस चीज़ों को समझने का, बेसिक को समझने का। एक बार एग्जाम्पल 4 आप कर लो, फिर आप दूसरे एग्जाम्पल करो। पहले आपको इस चैप्टर में एग्जाम्पल नंबर 4 करना चाहिए, जब भी आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के बारे में पहली बार पढ़ते हो तो, ठीक है। क्यों करना चाहिए बताता हूँ। देखो अभी आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। पहले यहाँ पे हमसे बोला गया है शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए। अच्छा ए नहीं नाम दिया इन्होंने, है ना, इन्होंने सीधा उसको लिख दिया। क्या है, मैं मान लेता हूँ कि ये ए है, ठीक है, तो मैंने मान लिया लेट, ठीक है, मैंने मान लिया लेट कि भाई जो ये सेट दिया गया है ना 1 2 3, ये इसका नाम ए है, इन्होंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने कहा एक रिलेशन है जो इन सेट दिस है, मतलब इसी सेट से इसी सेट में है, मतलब A2 है, क्योंकि अगर मैंने इसको ए मान लिया तो अपनी रिलेशन मान लो A2 है, क्योंकि इन्होंने नाम नहीं दिया था, मैंने नाम दे दिया, ठीक है। अब जो रिलेशन है वो इन्होंने क्या बताई है, सीधा इन्होंने बता दिया रिलेशन के अंदर आ रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4, नहीं 4 4 नहीं है, 1 2 और 2 3, ठीक है। अब देखो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या बोला, जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे तो सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए यहाँ, ठीक है, ये बात को याद रखना। जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए यहाँ कि सेट ए के पास क्या क्या है। सेट ए के पास जो भी है उसका डबलेट फिर आपको बाद में ढूंढना है, यानी पहले सेट ए में देखना क्या है। अगर सारे के डबलेट मिल गए, सबके डबलेट मिल गए तो रिफ्लेक्सिव है। जैसे सेट ए में जाओ, क्या है 1, क्या मिला 1, क्यों, क्योंकि देखो यार फिर से बोल रहा हूँ, फिर से, क्योंकि पहली बार कर रहे हो इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं कि भैया सेट ए के एलिमेंट पहले आपको ढूंढने हैं, ठीक है, फॉर ऑल, सारे के सारे के लिए। अगर है कोई एलिमेंट तो इसका डबलेट ढूंढना है, ठीक है, यानी कि ए का एलिमेंट फिर रिलेशन में उसका डबलेट। तो जैसे सेट ए के पास देखो क्या है 1, तो क्या रिलेशन के पास उसका डबलेट है, बिल्कुल। सेट ए के पास क्या है 2, तो अगर सेट ए के पास 2 है तो इसका डबलेट 2,2 होना चाहिए रिलेशन में, 2,2 है, ठीक है। इसी तरह से आप देखो सेट ए के पास क्या है 3, तो रिलेशन में उसका होना चाहिए डबलेट 3,3, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पर हम बोल सकते हैं यार कि जितने भी एलिमेंट हैं सेट ए के पास रिलेशन में उसका डबलेट भी आ रहा है, ठीक है, मतलब वो चीज़ 2 बार से लिखी हुई है, तो यानी कि ये क्या चीज़ है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो चाहे आप तीनों एग्जांपल लिखो कि 1 ए को बिलोंग करता है, 1,1 आर को बिलोंग करता है, 2 ए को बिलोंग करता है, 2,2 आर को बिलोंग करता है, 3 ए को बिलोंग करता है, 3,3 आर को बिलोंग करता है। ये लंबा पड़ेगा ना लिखना, हमें पता है यार सब कुछ, तो हम सीधा लिख देंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए के जो भी एलिमेंट हैं ए कोमा ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। दिस इम्प्लाई रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव। हमें करना क्या था कि जो भी रिलेशन दी गई है
हमें बोला गया था कि दिखाओ, शो करो कि ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव तो है ना, तो रिफ्लेक्सिव तो हमने दिखा दिया। सिमेट्रिक की बात करते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक कैसे दिखाओगे, देखो सिमेट्रिक कैसे दिखाओगे। सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको क्या बताया कि यार जो भी है उसका उल्टा ढूंढना है। A1 A2 है तो A2 A1 देखना है। जब मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आप देखो ये चीज़ होनी चाहिए और ये आपको ढूंढ के लानी है। यही तो बोला था कि जो भी मौजूद है उसका उल्टा बाद में ढूंढना है, पहले देखो मौजूद क्या है उसमें, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यार यहाँ पे तो 1 1 है तो इसका उल्टा तो खुद ही 1 1 होगा, ठीक है, बिल्कुल है। 2,2 का उल्टा वही होगा, 3,3 का उल्टा वही होगा। 1,2 1, अगर 2 है तो इसका उल्टा यानी कि 2,1 होना चाहिए था। क्या है कहीं, नहीं है, ठीक है ना। देखो यार यही तो बोला था, A1 A2 अगर रिलेशन में है तो ये बिलोंग कर देगी इसका उल्टा भी, यानी 2 पहले लिखो A1 बाद में लिखो, ये भी रिलेशन में होना चाहिए था। तो उस हिसाब से तो 1 2 का उल्टा 2 1 होना चाहिए, नहीं है कहीं। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भैया यहाँ पे मामला गड़बड़ है कुछ। क्यों, क्योंकि हम बोलेंगे 1,2 तो रिलेशन में है बट इसका उल्टा 2,1 रिलेशन में है ही नहीं। इसका मतलब रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। आगे बात समझ में, यही हमें दिखाना था कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं भाई। ट्रांजिटिव में मैंने आपको क्या पढ़ाया, फिर से ध्यान से देखो एक बार, पहली बार कर रहे हैं इसलिए बार बार मैं डेफिनेशन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ट्रांजिटिव मैंने आपको क्या पढ़ाया कि भाई A1 A2 हो, A2 A3 हो तो A1 A3 भी होना चाहिए। सिंपल सा तरीका है, जो बीच में दोनों का लिंक है 2 और 2 इसको भूल जाओ, यहाँ पे A1 A3 ये चीज़ है, ठीक है। करने के लिए क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था कि पहले आपको ये वाली चीज़ ढूंढनी है कि क्वेश्चन में है भी कि नहीं। अगर ये क्वेश्चन में है तब आपको ये लेके आना है ढूंढ के कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहचान क्या है कि इन दोनों का एक लिंक होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ जाओ, कोई भी एक ढूंढ लो, जैसे आइए 1 पे खत्म हुआ तो अगला चीज ऐसी ढूंढनी जो 1 से शुरू होती है, जैसे ये। तो अभी आपका फोकस सिर्फ इस पे और इस पे रहना चाहिए, A1 A2 A2 A3, मतलब ये वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए, इसके लास्ट का इसके पहले का। तो जो सेम वाला एलिमेंट है वो हटा दो, क्या बच गया 1 और 2, तो 1 2 तो खुद ही है यानी कि है, ठीक है ना। अब क्या रह गया, कुछ और देखो, जैसे अगर मैं इन्हीं दोनों को ले लूं तो सोचो यार, आराम से सोचो कि अगर मैं इसको बोलूं A1 इसको बोलूं A2 तो क्या ये भी वही है, बिल्कुल ये भी A2 है, और इसको बोलूं A3, ठीक है। थोड़ा मोटे पेन से इतना नहीं लिखते, जगह है नहीं इतनी, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है। ये हो गया A1 A2, बीच में कोमा भी है। देखो अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, वहीं से शुरू हो रहा है A2 A3, तो दोनों चीज़ सेम है, हटा दो, क्या बच गया A1 A3 होना चाहिए, यानी कि 1 3 होना चाहिए। यानी कि जो पीछे लिखा था उससे हम कंपेयर करें तो हम बोल सकते हैं एज 1,2 बिलोंग्स टू R, रिलेशन में 1,2 है, एंड रिलेशन में 2,3 भी है। कंडीशन देखो सेटिस्फाई हो रही है, इन दोनों की चीज़ सेम है, बट इनके अलावा यहाँ पे क्या बचा 1, वहाँ क्या बचा 3, 1,3 रिलेशन में है ही नहीं, ठीक है, नहीं है। देख लो फिर से, 1,2 2,3 था लेकिन 1,3 नहीं था, तो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। पूरा लिख लेना आप, मैं हल्का सा लिख रहा हूँ, ठीक है। NT, N फॉर नॉट, T फॉर ट्रांजिटिव, आप पूरा लिखना है, ऐसे मत लिखना NT, ठीक है। रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आ गया। तो ये डेफिनेशन थी अपने पास, जो मैंने आपको तीनों समझा दी। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है, ट्रांजिटिव का क्या मतलब है, सिमेट्रिक का क्या मतलब है, ठीक है। इस डेफिनेशन को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा आपको। चलो अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, ये आपकी NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। हालांकि मैं NCERT एक्सरसाइज अलग से कराऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, पहले समझो इसको, है ना। क्वेश्चन समझना ज़्यादा जरूरी होता है, पहले एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया फिर सॉल्यूशन दिमाग में आ जाता है। क्या बोला गया है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट दिस एज
आर इज इक्वल टू दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अपने पास रिलेशन है कोई, ठीक है। रिलेशन में क्या क्या आता है, रिलेशन में आता है पहले ए आएगा फिर बी आएगा, ठीक है। डेफिनेशन या कंडीशन मेन क्या है कि बी जो होना चाहिए वो a+1 करके आना चाहिए, ठीक है। और जो रिलेशन है अपनी, ये बोला गया है वो दिस सेट टू दिस सेट है, मतलब इन सेट दिस है ना, इन सेट इस सेट को अगर मैं नाम दूं ए, इस सेट को मैंने क्या नाम दे दिया, इस सेट को अगर मैंने ए नाम दे दिया तो असलियत में क्या हो गया, रिलेशन इज इन सेट ए, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन ए टू ए है। याद रहे कि इन्होंने इसका नाम ए नहीं लिखा है, तो हमें ऊपर लिखना पड़ेगा कि मान लेते हैं भैया जो भी आपने बोला है उसका नाम है ए, तो ए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इन सभी का सेट, ठीक है। इन सेट ए मतलब ए टू ए है। तो क्या होगी रिलेशन, जरा इसको सिंपल करके लिखना। देखो यार ध्यान से देखना, हमारी मेन चीज क्या है, मेन कंडीशन अपनी ये है, ठीक है। उसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ कि जो बी है वो a+1 है। अब यार यहाँ पे आप a की वैल्यू रखते जाओ, b की वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे a की वैल्यू रखो 1, क्योंकि इन सेट एक मतलब a भी जो पहला एलिमेंट है वो इससे बिलोंग करता है, दूसरा इससे। अब दोनों ही सेट है, मतलब a और b दोनों ही a से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू 1 रखी तो 1 + 1 2, यानी a की वैल्यू 1 रख रहे हैं, b की वैल्यू 2 हो जा रही है। a की वैल्यू 2 रखेंगे, b की वैल्यू 3 हो जाएगी। या तो आप ऐसे सोचो, या फिर इसका सीधा सा मतलब यही तो है, जो b है वो a से 1 ज़्यादा है। फिर से जो b है वो a से 1 ज़्यादा है, यानी कि 1 अगर 3 होगा तो b उससे 1 ज़्यादा 4 हो जाएगा। b अगर 4 होगा, a अगर 4 होगा तो b 5 हो जाएगा। अगर ये 5 है तो वो 6 हो जाएगा। अगर वो 6 है तो वो 7 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 7 इसमें है ही नहीं, तो हम वहाँ तक नहीं जाएंगे, ठीक है। औकात के अंदर ही रहना है हमें, फालतू आगे नहीं जाना, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाओ, अब क्या चेक करना है भाई, अब हमें चेक करना है कि रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है, क्या ट्रांजिटिव है या नहीं है। फिर से एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहली बात रिफ्लेक्सिव के लिए क्या थी कि कोई भी एलिमेंट अगर सेट ए में है तो उसका डबलेट होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए डबलेट, रिलेशन में। फिर से याद रहे आपको, ये कहाँ होना चाहिए, ए में, लेकिन उसका डबलेट कहाँ होना चाहिए, रिलेशन में। चलो ए का कोई एलिमेंट देखो, ए का कोई भी एलिमेंट देखो, जो सेट था वो 1 से लेकर 6 तक है। सेट क्या था, ऊपर चला गया थोड़ा, देख लो। सेट क्या है, 1 से लेकर 6 तक। कोई भी एक एलिमेंट देखो, जैसे मैंने मान लिया 1, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो 1 है, जो 1 है वो सेट ए में है, लेकिन उसका डबलेट 1,1 नहीं है। देख लो, 1 आ रहा था सेट में, लेकिन 1,1 क्या है, क्या रिलेशन में नहीं है। तो एक ही बात जैसे ही गलत हुई, हम क्या बोल देंगे, रिलेशन इज नॉट क्या, रिफ्लेक्सिव। रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, पिछली बार आप बोलोगे कि जब हमने चेक किया था तो 1 के लिए भी किया था, 2 के लिए किया था, 3 के लिए किया था, तब बोला था रिफ्लेक्सिव है। पिछले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें जब हमने रिफ्लेक्सिव दिखाया था तो 1 भी देखा था, फिर 1 मिल गया था तो रुके नहीं थे, 2 पे गए थे, मिल गया था फिर भी नहीं रुके थे, फिर 3 पे भी गए थे। यानी कि अगर हमें किसी चीज़ को हाँ बोलना है, किसी चीज़ को ट्रू प्रूफ करना है, तो सारे केस के लिए देखना होता है। लेकिन अगर कोई चीज़ गलत हो गई एक केस में ही तो बस उतना काफ़ी। यानी किसी चीज़ को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए, ठीक है, चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो, किसी चीज़ को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है। लेकिन अगर किसी चीज़ को ट्रू प्रूफ करना है तो हर एक केस सही होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, नहीं प्रूफ करने के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी है, बस आगे हम चेक नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात। तो ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, क्या ये सिमेट्रिक है, चलो देखते हैं क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सीधी सी बात है यार, सिमेट्रिक के लिए अपने पास अभी क्या डेफिनेशन थी, याद करो। A1 A2 अगर रिलेशन में है तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि इसका उल्टा A2 A1 भी रिलेशन में होना चाहिए। कोई भी एग्जांपल देखो, 1,2 है तो क्या 2,1 है, नहीं। बस एक एग्जांपल मिल गया नहीं के लिए, काफ़ी है। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 1,2
रिलेशन में है बट, ठीक है, बट इसका उल्टा यानी कि 2,1 रिलेशन में नहीं है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो नॉट इम्प्लाई का निशान लगा के कि रिलेशन में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब रिलेशन इज नॉट क्या, सिमेट्रिक। देख लो, हो गया। आगे बात समझ में। चलो अब मुझे बताओ कि क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है, देखते हैं। जैसे इन्हीं दोनों को पकड़ लो यार। इसमें हम देखो क्या देखते थे, फिर से डेफिनेशन याद करो। A1, A2 अगर रिलेशन में है एंड A2, A3 रिलेशन में है, तभी हम सर्च करेंगे आगे। तब हम किसके लिए सर्च करेंगे, A1, A3 के लिए। चलो देखते हैं है कि नहीं। A1, A2 मतलब और A2, A3 मतलब ये जो दोनों चीज़ें सेम है। सेम कहाँ कहाँ पे मिल रहा था, यहीं पे मिल गया। ये 2 और 2 सेम है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी जगह 1, 2 लिख दूँ, 1, 2 रिलेशन में है, अगला वाला 2, 3 रिलेशन में है, ठीक है, बट 2 और 2 कॉमन हो गया, भूल जाओ। 1, 3, क्या 1, 3 भी है क्या, 1, 3 है क्या, नहीं, 1, 3 नहीं है। तो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। क्या लिखेंगे, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, लिख लेना फुल फॉर्म में। समझ में आई बात, अच्छा। चलो एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे ना, और मजा आएगा। फिलहाल यहाँ पे देखो अगला क्या पढ़ना है हमें। अगला पढ़ना है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं, ऐसी रिलेशन, याद रखो, ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, तीनों ही हो। अगर कोई रिलेशन तीनों हो जाती है, तीनों बोले तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो उस रिलेशन को बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। यही है अपना अगला क्वेश्चन। क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन में मजा आएगा आपको। इसमें बोला गया लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, यानी कि जो टी है वो है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल जो किसी प्लेन में बने हुए हैं, ठीक। आगे क्या बोला गया है, विद आर ए रिलेशन इन टी गिवन बाय दिस, मतलब आर एक रिलेशन है जो कि क्या है, पहले T1 T2 आएगा, कब, जब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, सो दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये जो इन्होंने इतना लंबा चौड़ा सा लाइन लिख रखा है, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो क्या खिचड़ी पका दी, इसको मैं सिंपल भाषा में लिख के दिखाता हूँ। इन्होंने कहा है कि भैया जो टी है ये क्या है, ये सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन है, ठीक है। और एक रिलेशन है जो इन टी है, याद रहे आपको कि जो रिलेशन है वो इन टी है। कहाँ दिख रहा है, इन टी दिख रहा है क्या कहीं, बिल्कुल हेरा। इन का एक खास मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, इन ए मतलब A2A, तो इन टी मतलब T2T, यानी कि जो रिलेशन है ना भाई साहब, जो रिलेशन है अपनी वो सेट टी टू सेट टी है। ये लाइन हर बार समझनी आपको बहुत जरूरी है कि रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, नहीं तो फिर ऐसे ही अंधेरे में तीर चलाओगे, ठीक है। कितने कहाँ से कहाँ तक है, T2T, ठीक। अब इसके बाद क्या है कि भाई रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, इसके बाद हमें समझना होता है कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या है। तो रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है यहाँ पर कि भाई पहले T1 आना चाहिए रिलेशन के अंदर, दूसरा एलिमेंट T2 आएगा, लेकिन 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 कंडीशन भी तो कोई चीज़ होती है, कब, जब मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था, याद करो, तो यहाँ कहा था कि अपनी कोई ना कोई कंडीशन होती है भैया रिलेशन में, है ना, जो कंडीशन बताती है कि रिलेशन के अंदर आप क्या क्या ले सकते हो। तो यहाँ पर रिलेशन की कंडीशन है कि T1 कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए T2 के। देखो T ट्रायंगल है कोई, भाई सेट ऑफ ट्रायंगल ये तो जो भी आएगा एलिमेंट भी इसका ट्रायंगल ही रहा होगा, ठीक है। यानी कि T1, अब मैं यार कॉन्ग्रुएंट की स्पेलिंग इतनी लंबी चौड़ी लिख नहीं रहा, समझ जाना आप, ठीक है। आप पूरी लिख लेना चाहो तो, है ना, आप मेहनत करना पूरी। आप यहाँ पे ऐसे निशान बनाने की जगह चाहो तो इज कॉन्ग्रुएंट टू लिख लेना यार, ठीक है। मेरे को आलस आ रहा है, मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। T1 कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए T2 के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तभी यहां पर ये चीजें आएंगी, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि अगर ये बिलोंग करता है तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा, अगर वो कॉन्ग्रुएंट होगा तो बिलोंग कर जाएगा रिलेशन के अंदर, ठीक है। अब हमें इसको प्रूफ करना है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है भाई, ठीक है, करते हैं।
रिलेशन को इक्विवेलेंट प्रूव करते हैं। सबसे पहली चीज़ याद करो, सबसे पहली चीज़ क्या थी, याद करो कि मैंने कहा था जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो पहले आपको देखना है ए सेट ए में बिलोंग करता है क्या, मतलब कोई एलिमेंट ढूंढना है आपको, उसके बाद उसके डबलेट पे जाना है। पहले एलिमेंट तो ढूंढ लो, उसका बाद उसका डबलेट ढूंढो रिलेशन में है कि नहीं। अब यहाँ पे मैं ए बोल रहा हूँ लेकिन यहाँ पर ए नहीं है अपना, यहाँ पर अपना क्या है, ट्रायंगल है, टी सेट है। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा फॉर ऑल, ठीक है, टी कुछ भी मान लो, चलो टी डैश मान लिया, टी डैश बिलोंग्स टू टी, जैसे वहां पे लिखते थे ना ए बिलोंग्स टू, चलो ए बिलोंग्स टू ए, वैसे मैंने क्या बोल दिया, टी डैश मान लिया, ठीक है। टी डैश मतलब कोई ट्रायंगल है, फॉर ऑल टी डैश बिलोंग टू टी, टी डैश विल ऑलवेज बी कॉन्ग्रुएंट टू टी डैश। क्यों भाई, अच्छा अभी जो लिख रहा हूँ पहले लिख लूँ फिर समझाता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा मैं एज एवरी ट्रायंगल इज, यहाँ पे इंग्लिश में लिखना कॉन्ग्रुएंट में निशान बना के छोड़ दे रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। जरा ध्यान से देखो कहानी में क्या है कि T1 T2 रिलेशन में तभी आ सकते हैं जब वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। समझ में आ गई बात। लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे यहाँ पर ए है तो यहाँ भी ए ही चाहिए होगा, यानी दोनों सेम चीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए ना लिख के मैंने अगर यहाँ टी डैश लिखा तो यहाँ भी टी डैश होना चाहिए। समझ में आ गया। तो मतलब क्या यार, दोनों सेम चीजें होनी चाहिए। डबलेट ढूंढना है ना मुझे, तो मुझे क्या ढूंढना है, डबलेट। तो डबलेट में कब दिखा पाऊंगा, जब वो कॉन्ग्रुएंट होता हो। तो मैं कहूंगा हर ट्रायंगल, देखो ये जो चीज है वही ये है, सेम चीज है। तो मैं कहूंगा यार एवरी ट्रायंगल खुद के तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही, तो यहाँ भी अगर मैं वही लिखूँ, यहाँ भी वही लिखूँ, सेम ट्रायंगल का नाम लिख दूँ, तो सेम ट्रायंगल तो खुद के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ही ना। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो रिलेशन में बिलोंग कर गए। फिर से देख लो, इसको लिखने का जो भी तरीका है समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या है, कि कोई भी ट्रायंगल ले लो जो इस सेट के अंदर है, वो ट्रायंगल खुद के ही कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही होगा। देख लो यहाँ पे दोनों चीज सेम लिखी है, वो ट्रायंगल खुद के तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा, और जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है उनको आप रिलेशन में लिख सकते हो। तो हमने शुरुआत कहां से करी, हमने शुरुआत करी यहां से, और इस चीज का डबलेट मिल गया। इसको आप कंपेयर कर सकते हो, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर अपने पास ये चीज है तो इसका डबलेट होना चाहिए, यही तो हमने पढ़ा था ना भाई। बस वहां पे ए था, यहाँ पे सेट टी है, वहां पे स्मॉल ए था, उसकी जगह मैंने टी डैश मान लिया, कुछ भी मान सकते हो यार। अब इन्होंने एलिमेंट को भी देखो कैपिटल लेटर में लिखा है, इसलिए मैंने स्मॉल नहीं माना है ना, वो थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो ये चीज समझ में आ गई कि ये था, ये आ गया, इसका मतलब रिलेशन इज क्या, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। बताओ किसी को कोई दिक्कत रिलेशन रिफ्लेक्सिव होने से? नहीं ना। आगे चलते हैं, याद रखना रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गई है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं आगे चलता हूं, सेकंड पार्ट पे आते हैं, सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करेंगे। सिमेट्रिक के लिए याद करो एक बार, मैंने कहा था कि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तब आपको ये लाइन बहुत काम आएगी। कौन सी लाइन, कि जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो सबसे पहले ये अज्यूम करो कि ये है अगर, तब हमें ये ढूंढना है ना। मैंने ये भी कहा था कि इस लाइन का वैल्यू जो है अभी नहीं पता लगेगी, लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो पता लगेगी। अभी क्वेश्चन करते हैं पता लगेगी, मतलब ये हम लेट कर लेंगे कि चलो अगर ये है तब ये ढूंढना है। इसको हम क्वेश्चन में इसका फायदा कैसे उठाएंगे, हम यहाँ पे मान लेंगे लेट, ये थोड़ा पतले पेन से लिखते हैं, हम यहाँ मान लेंगे लेट T1, T2 बिलोंग्स टू रिलेशन। ये हमने माना कि अगर T1 T2 रिलेशन में है, अब हमें ढूंढ के लाना है इसका उल्टा। कुछ भी तामझाम करो यहाँ पे, लेकिन जो लास्ट में आना चाहिए वो ये आना चाहिए। अरे उल्टा हो गया, वो ये आना चाहिए, 1 बाद में 2 पहले। हम बीच में जो तामझाम करेंगे ना उसी के मार्क्स हैं, मतलब यहीं पे आपको वो लॉजिक्स लिखने हैं कि अगर ये था तो ये क्यों आया या क्यों नहीं आया। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो देख लो। देखो यार सीधी सी बात है, हमने क्या मान लिया कि ये वाली चीज रिलेशन में अगर है, तो सोचो अगर है तो क्यों है, डेफिनेशन को सेटिस्फाई तो करते हुए, कंडीशन को तो सेटिस्फाई करते हुए। कंडीशन ही थी कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तभी ये चीज हो सकती है, और ये चीज है।
मतलब कॉन्ग्रुएंट तो रहे होंगे ना, तो इसका मतलब यह है सीधा सा कि T1 जो था वो कॉन्ग्रुएंट था T2 के। अगर ये रिलेशन में है तो रिलेशन की कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई होगी। रिलेशन की कंडीशन क्या थी, दोनों कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, तो मतलब ये है तो कॉन्ग्रुएंट रहे होंगे। अब मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि मुझे इसका उल्टा ही तो चाहिए, तो क्या अगर पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरा ट्रायंगल पहले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। बिल्कुल यार, ऑर्डर आगे पीछे कर देने से थोड़ा ना कॉन्ग्रुएंसी चेंज हो जाएगी भाई। अगर ये ट्रायंगल उसके कॉन्ग्रुएंट तो वो इसके भी तो है, वही तो लिखा है। और जैसे ही ये लिखा, देखो जब रिलेशन में ध्यान से देखो, जो पहले लिखा है वो पहले लिख दिया, कॉन्ग्रुएंट के बाद जो है वो बाद में लिख दिया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे उल्टा किया कि भैया जो पहले लिखा है वो पहले लिख दिया, जो बाद में लिखा है वो बाद में लिख दिया, कोमा लगा के बिलोंग्स टू आर रिलेशन के अंदर होगा। तो देखो यार हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई ये चीज अगर है तो इसका उल्टा भी आ रहा है, इसका उल्टा भी आ रहा है, A1 A2 A2 A1, उसी तरह से T1 T2 T2 T1। बीच में जो भी आपने तामझाम किया, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये चीज से ये चीज तो आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिलेशन इज सिमेट्रिक। खत्म, आगे बात समझ में। चलो ये हो गया, अगला देखते हैं ट्रांजिटिव। कौन सा वाला, ट्रांजिटिव। फिर से ट्रांजिटिव में मेरे वर्ड याद करो कि जब भी आप ट्रांजिटिव के प्रूफ करने वाले क्वेश्चन करोगे, ऐसे वाले तो मतलब हो जाते हैं, बट जब प्रूफ करने वाले करो तो वो लाइन आपको याद रखनी है मेन, क्या कि आप ये मान के चलो कि अगर ये है तभी आपको वो ढूंढना है। तो हम ये मान लेंगे कि लेट दिस एंड दिस बिलोंग्स टू आर, फिर हम वो कहीं ना कहीं से लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे बोला लेट T1 T2 बिलोंग्स टू आर एंड भैया जी T2 T3 बिलोंग्स टू आर। अब हमें अगर ये है तो कहीं ना कहीं से कुछ भी तामझाम करो T1 T3 लेके आओ, ये हमारा मकसद है, ठीक है। अगर हमें या तो ये पता लग जाए कि आ गया, या फिर ये पता लग जाए कि ये नहीं हो सकता है, तो उस हिसाब से हम लिख पाएंगे ट्रांजिटिव है या नहीं है। चलो देखते हैं। अब देखो सिंपल सा तरीका है, हमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना होता, हमें सोचना होता है कि अगर रिलेशन में है तो क्यों है, बस इतना सोचना। हर क्वेश्चन में, हर इस टाइप के क्वेश्चन में एक ही चीज सोचना, क्या सोचना कि अगर ये है तो क्यों है। और वो कैसे पता लगेगा, कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये तो थी कि T1 T2 तभी हो सकते हैं जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो, तो ये दोनों तो हैं, इसका मतलब सो T1 कॉन्ग्रुएंट रहा होगा T2 के, एंड T2 अगर कॉन्ग्रुएंट रहा होगा T3 के, तभी तो आ रहा है रिलेशन के अंदर। इसको स्टेटमेंट 1 बोल दो भैया जी, इसको स्टेटमेंट 2 बोल दो। तो यार सीधी सी बात है कि जो T2 है वो दोनों का ही कॉन्ग्रुएंट है, T2 इस ट्रायंगल के भी कॉन्ग्रुएंट है, T2 इस ट्रायंगल के भी कॉन्ग्रुएंट है, या फिर आप यूं कह लो दोनों ही किसी एक ट्रायंगल T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T1 भी T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T3 भी T2 के कॉन्ग्रुएंट है। तो यार सीधी सी तो बात है कि अगर ये दोनों एक ही ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट तो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2, इक्वेशन नहीं है याद रखना, स्टेटमेंट लिखा मैंने इसको, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2। दो ट्रायंगल अगर किसी एक ही ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट हो तो आपस में भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। अब अगर 1 3 के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो 1 मतलब T1 T3 रिलेशन में आएगा, क्योंकि रिलेशन में हर उस ट्रायंगल का पेयर आ सकता है जो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, यही कंडीशन है, शुरू में पढ़ लेना चाहे फिर से ऊपर। तो ये हो गया। तो अब आपको नजर कहाँ रखनी है कि भैया अगर ये चीज थी T1 T2 T2 T3 तो हम कुछ भी तामझाम करके ये चीज ले आए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिलेशन इज, चलो इस बार पूरा लिख देता हूं, ट्रांजिटिव, ठीक है। अब देखो पहले केस में हमने इसको सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया, दूसरे केस में हमने इसको सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया, तीसरे केस में हमने इसको ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर दिया। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एज रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, पूरा नहीं लिखना, लिखना एंड ट्रांजिटिव, दिस इम्प्लाई रिलेशन इज
इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर से बोल रहा हूँ, ये जो शॉर्टकट मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये आप एग्जाम में मत लिखना, ठीक है, क्योंकि मेरे मार्क्स नहीं कटेंगे, आपके कट जाएंगे। तो आप पूरा लिखना, एज रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, दिस इम्प्लाई रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन का डेफिनेशन हमने यही पढ़ा है कि जो तीनों हो वो इक्विवेलेंस हो। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो अगला क्या है, अपने पास दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे मतलब बहुत छोटे। क्या है, पहला है एम्प्टी रिलेशन, दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या है, जिसके अंदर कुछ ना है, खाली हो, ठीक है, जैसे एम्प्टी सेट होता था। तो इसका मतलब है ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब कोई लिंक ही ना हो ए टू ए, कुछ आए ही ना, ठीक है, यानी कि रिलेशन एक एम्प्टी सेट आ जाए। ठीक है, अब आपको पता है एम्प्टी सेट भी सबसेट तो होता है, ठीक है, और रिलेशन सबसेट ही तो है। इसीलिए ये जो लाइन लिखी है ना लास्ट में, ये अगर आपने शुरू में वाला चीज़ देखा था ना, मैं 11th वाला हल्का से रिवाइज कराया तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिलेशन जो होती है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होती है। वहाँ पे ए क्रॉस बी था, लेकिन यहाँ पे एक ही सेट है तो ए क्रॉस ए है। अब अगर रिलेशन एम्प्टी सेट भी है तो एम्प्टी सेट भी सबसेट होता है, एम्प्टी तो हर किसी का सबसेट होता है, तो मतलब ये भी होगा, ठीक है, यानी कि एम्प्टी है तब भी रिलेशन है। तो ऐसी रिलेशन जो एम्प्टी है उसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होती है, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब हर एलिमेंट ए का ए के रिलेटेड हो जाए, मतलब वहाँ पे सबसेट जो था असलियत में वो इक्वली हो जाए। मैंने आपको पढ़ाया था ना, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस से, या फिर वहाँ पे बी था, अब यहाँ पे समझ लो ए है, ठीक है, नीचे एक चीज लिखी थी ये, यानी कि इक्वल भी हो सकता है। तो वो वाला केस जब इक्वल हो जाए, मतलब हर केस, ठीक है, हर एलिमेंट ए का ए से रिलेटेड हो जाए, कुछ भी ना बचे, तब हम वहाँ पे बोलते हैं ये कैसी रिलेशन बन गई, यूनिवर्सल रिलेशन। इस पे एक क्वेश्चन है, एक एनसीईआरटी एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखो समझ में आ जाएगा। क्या बोला गया यहाँ पे, लेट ए बी सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ए जो है वो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट है, ठीक है, ऑफ ए बॉयज स्कूल, सो दैट द रिलेशन आर इन गिवन बाय दिस, ठीक है, इसमें एक आर है, रिलेशन क्या है देखो, ए कोमा बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, एक ये रिलेशन है, इज द एम्प्टी रिलेशन। ठीक, इसके बाद एक दूसरी रिलेशन है, सेम क्वेश्चन में दो रिलेशन दी गई है, दूसरी रिलेशन का नाम है आर डैश। आर डैश कैसे डिफाइंड है, ए कोमा बी द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर इज यूनिवर्सल रिलेशन। कहने का मतलब क्या है भैया, कोई सेट है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, लेकिन वो स्टूडेंट कहाँ के हैं, बॉयज स्कूल के हैं। ठीक, दो रिलेशन है, एक ये है जहाँ पे दो बच्चों के नाम चुनने आपको ए और बी, जहाँ पे ए जो है सिस्टर होनी चाहिए बी की, और ये हमें दिखाना है कि ये एम्प्टी रिलेशन है। तो इसमें बहुत बड़ी लंबी सारी कहानी लिखनी है, एनसीईआरटी में कहानी लिखी है, पढ़ लेना, मैं समझा देता हूँ। यार देखो, हम सीधा सीधा ये बोलेंगे कि जो रिलेशन है ना अपनी, जो अपनी रिलेशन है वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, ए टू ए, जहाँ पर ए क्या है, बॉयज का सेट, भाई सारे बॉयज ही पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा लिख सकते हो, नो बॉय कैन बी सिस्टर ऑफ अदर बॉय, कोई भी लड़का किसी दूसरे लड़के की बहन नहीं हो सकता। समझ में आई बात, इसीलिए कुछ आएगा ही नहीं इसके अंदर, तो ये एक एम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, सिंपली अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो दिस रिलेशन, ध्यान सुनना, यही लिखना है आपको, ठीक है, एनसीईआरटी में थोड़ा लंबा चौड़ा भी लिखा हुआ है तो थक जाओगे लिखते लिखते। यहाँ पे आपको ये बनाना है, यहाँ पे लिख देना ये क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन स्कूल, बॉयज ऑल बॉयज इन स्कूल। आपको सीधा सीधा ये लिखना है, एज नो बॉय कैन बी सिस्टर ऑफ एनी अदर बॉय, दैट्स वाई दिस रिलेशन इज एम्प्टी रिलेशन। समझ में आ गया आर को एम्प्टी क्यों बोला गया। अच्छा आगे चलते हैं, अगला एक और रिलेशन दिया गया है जो कि आर डैश नाम है भैया का, ठीक है, इनका क्या नाम है, आर डैश। क्या होना चाहिए, यहाँ पे दो बच्चों के ए और बी के नाम आएंगे अगर उनकी हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से छोटा है, 3 मीटर से छोटा, ठीक है। यार जो इंसान पाए जाते हैं उसमें से आप सबसे बड़ा इंसान और सबसे छोटे इंसान की भी हाइट का डिफरेंस निकालोगे ना तो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा, डिफरेंस 3 से ज़्यादा थोड़ी जाएगा, ठीक है, डिफरेंस हमेशा 3 से कम ही आएगा। ठीक, तो हम बोलेंगे एज हाइट ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ एनी 2 स्टूडेंट इज ऑलवेज लेस देन 3। फिर से, एज डिफरेंस ऑफ heights of any 2 student is always less than 3, that's why this is universal relation। मतलब हर एक का हर एक के साथ रिलेशन बन सकता है, ठीक है, हर एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड होगा ही होगा।
ठीक है। तो एनसीईआरटी में कहानी वैसे लिखी हुई है, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। समझाने का मेरा था, मैंने समझा दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।